मैं वैसी साहब का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उनकी बहुत सारी पॉलिसियों से मैं डिसएग्री करता हूँ और उन्हें भी यह हक रहना चाहिए कि वो मेरी किसी बात से डिसएग्री करें। तुम्हारा दिल इतना छोटा हो गया कि तुम 2 रुपए के लिए गरीब को मोहताज कर रहे हो। अरे हमको बोल देते, हम चंदा करके देते। अजमल साहब হায়দ্রাবাদ থেকে এলো কোকিল, বিজেপির কোকিল এবং কিছু কমিউনাল লোক। বিজেপি যেমন কমিউনাল, আমাদের দেশে আরো কিছু কমিউনাল আছে যারা ভোটের সময় হায়দ্রাবাদ থেকে গিয়ে बिहारे वोट भागाभागी करे बीजेपी के जितिएছিল। ऐसे हालात में जहां पर बीजेपी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन कर रही है और 50,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया है और कांग्रेस पार्टी मुंह नहीं खोल सकती, सन्नाटा है, गूंगे हो चुके हैं, ऐसे माहौल में याद रखिए कांग्रेस और बीजेपी आसाम में एक सिक्के के दो रुख हैं। देखिए, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से बदरुद्दीन अजमल को नोटिस दिया गया है और नोटिस में एक बात जो क्लियर नहीं है लेकिन उससे बिल्कुल अंदाज़ा लग रहा है कि बदरुद्दीन अजमल ने ओवैसी के साथ में जो असम में गठबंधन किया है उसको लेकर उनको नोटिस दिया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कम्युनल कहना बहुत ही अफसोसनाक है। बिल्कुल नहीं, मैं उनको बहुत तारीफ करता हूँ। अभी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर भी जिस तरह की लाइन ली है, तो एक नेशनलिस्टिक अप्रोच है। बहुत काबिल आदमी हैं और पावरफुल भी हैं, तो उन्होंने वो बात अब डिफरेंस को शो करना। आज कहानी एक खत की। जी हाँ, शुरुआत करते हैं असम, भारत का वो बड़ा सूबा जहां आबादी, पहचान और सियासत का सबसे जटिल समीकरण देखने को मिलता है। लक्षद्वीप और जम्मू और कश्मीर के बाद असम तीसरा ऐसा राज्य है जहां करीब 40% मुसलमान आबादी रहती है। लेकिन सवाल सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि उनकी सियासी हिस्सेदारी का है। आंकड़े बताते हैं कि असम में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व उसी अनुपात से नहीं बढ़ पाया। 126 विधानसभा सीटों में मुस्लिम बहुल सीटें परिसीमन के बाद घटकर सिर्फ 23 रह गई हैं, जबकि एक समय में संख्या करीब 30 थी, यानी आबादी ज़्यादा लेकिन सियासी ताकत सीमित। यही असम है जहां नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी का मुद्दा उठा और पूरे देश में पहचान और नागरिकता की बहस छिड़ गई। वहीं मियां मुसलमान और रोहिंग्या जैसे मुद्दे भी बार बार राजनीति के केंद्र में लाए जाते रहे। अगर आबादी के हिसाब से देखें तो असम विधानसभा में 50 से ज़्यादा मुस्लिम विधायक होने चाहिए, लेकिन 2021 के चुनाव में सिर्फ 31 और 2016 में 29 ही जीत सके, जो इस अंतर को साफ दिखाता है। हालात सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर निज़ामुद्दीन सिद्दीकी की रिसर्च के मुताबिक असम में मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी चिंताजनक है। जेलों में 50% से ज़्यादा कैदी मुसलमान हैं। प्रशासनिक और शैक्षणिक संस्थानों में उनकी भागीदारी बेहद कम है और जहां बंगाली हिंदुओं में गरीबी दर 12% है, वहीं बंगाली मुस्लिमों में ये 39% तक पहुंच जाती है। नीति आयोग के अनुसार असम में कुल मिलाकर गरीबी तेज़ी से घटी है और विकास आंकड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस विकास का लाभ असम के मुसलमानों तक भी बराबरी से पहुंचा है या नहीं। और सबसे अहम सवाल, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद क्या असम के मुसलमान आज भी सियासत में सिर्फ वोट बनकर रह गए हैं, आवाज़ नहीं बन पाए हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। ये सब हमने आपको क्यों बताया? क्योंकि इसी असम में एक लेटर आता है और वो लेटर भौचाल ला देता है। आज कहानी उसी खत की। जी हाँ, 70 साल बाद भी मुस्लिम नेतृत्व क्यों नहीं उभरा? एक खत की कहानी जो सियासत का सच खोलती है। आज़ादी के 70 साल बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। हर समुदाय ने अपने नेता खड़े किए, लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है,
क्या वजह है कि भारतीय मुसलमानों का कोई सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं बन पाया? तमाम वोटर से, खास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी से अपील करते कि ऐसे हालात में जहां पर बीजेपी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन कर रही है और 50,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया है और कांग्रेस पार्टी मुंह नहीं खोल सकती, सन्नाटा है, गूंगे हो चुके हैं, ऐसे माहौल में ये बहुत जरूरी है कि आप अपना कीमती वोट AIDF के ताला चाबी पर लगाकर अपनी आवाज को विधानसभा में भी जाइए और एक ताकत हासिल करके आप बैलेंस ऑफ पावर अपने पास रखिए ताकि गरीब और मजलूमों का फायदा हो सके। थैंक यू। क्या मुस्लिम समाज ने खुद अपने नेता को आगे नहीं बढ़ाया या फिर सेक्युलर पार्टियों ने उनके वोट तो लिए लेकिन नेतृत्व नहीं दिया? याद रखिए, कांग्रेस और बीजेपी आसाम में एक सिक्के के दो रुख हैं। अरे ये कब शुरू हुआ? डिटेंशन सेंटर हो, डिपोर्टेशन हो, डाउटफुल वोटर हो, NRC हो, ये सब कांग्रेस ने शुरू किया, इसको मुकम्मल कर रही है बीजेपी। कौन मुश्किल में आ रहा है? कौन तड़प रहा है? किसको उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया जा रहा है? कोई कांग्रेस के नेता को, बीजेपी के नेता को नहीं। अगर किसी को बांग्लादेश भेजने का भेज दिया जा रहा है या भेजने की धमकी दी जा रही है, वो तमाम के तमाम मुस्लिम अक़लियत है जो भारत के बाइज्जत शहरी है। इसको आप रोकेंगे? 9 तारीख के दिन ताला चाबी पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करिए। के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं। जो चीज मुझे आसाम में दोबारा लेकर आई, आप लोगों की तकलीफ, आप लोगों को जो जुल्म ढाया जा रहा है, जिस तरीके से आप ही के इलाके गोलपारा में 2024 और 25 में 3,500 खानदान को उनको जमीनों घरों से एविक्शन कर दिया गया। आए दिन हम देखते हैं कि पुलिस की फायरिंग में लोग मर जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर मुस्लिम अक़लियत का जीना महाल कर दिया। यही तकलीफ, यही तड़प मुझे हैदराबाद से दोबारा आपके दरमियान में लाई है। मैं आप तमाम से सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं यहाँ पर इसलिए आपके दरमियान में आया हूँ। आज की कहानी एक खत से शुरू करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा खत जिसने इस बहस को फिर से जिंदा कर दिया। जमीयत का खत, 24 सवाल और मुस्लिम सियासत का बड़ा विवाद। एक खत, जी हाँ, 24 सवाल और पूरे देश में छिड़ी सियासी बहस। आखिर इस खत में ऐसा क्या लिखा है जिसने मुस्लिम राजनीति के अंदर एक ही नई खाई पैदा कर दी है? आज हम आपको उसी खत की पूरी कहानी बताते हैं। कांग्रेस ने मुंह खोला कि बोला कांग्रेस ने। आज सद्दाम हुसैन के बच्चे यतीम हो चुके हैं। जिन जालिमों ने सद्दाम हुसैन के औलाद के यतीम किया, आप उन जालिमों को वोट नहीं देंगे, आप कातिलों को वोट नहीं देंगे। आप सद्दाम हुसैन की मौत का बदला वोट से लेंगे इंशाअल्लाह। 9 तारीख के दिन आपको ताला चाबी को वोट देना है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारी कमर तोड़ देंगे, हमारे हड्डियों को तोड़ दिए, और बोलते हैं कि हमारा जीना हराम कर देंगे, और बोलते हैं कि मियाँ अगर ऑटो चलाता है तो 2 रुपये कम दो। हेमंतो, तुमको 2 रुपये चाहिए तो जनता से चंदा करके तुमको नहीं मालूम था कि तुमको 2 रुपये की इतनी सख्त जरूरत है। और सुन लो, हमको खत्म करने वालों, दुनिया उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक मियाँ जिंदा रहेगा। हम जिंदा रहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलकर। हम किसी
का समाज से अपील कर रहे हैं कि आप 9 तारीख के दिन जी हाँ, समझिए, सरल भाषा में समझिए, ये ख़त किसका है? ये ख़त जामते उलेमाए हिंद का है, जिसका दस्तखत नियाज़ फारूकी के हैं और इसमें सवाल उठाए गए हैं महमूद मदनी की अगुवाई में। हम आपको यहाँ पर रोक कर ये बता दें कि महमूद मदनी वही हैं जिनका पिछले साल एक बयान बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। आइए अब इस ख़त में वो क्या कह रहे हैं इसको समझिए। देखिए, जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से बदरुद्दीन अजमल को नोटिस दिया गया है और नोटिस में एक बात जो क्लियर नहीं है लेकिन उससे बिल्कुल अंदाज़ा लग रहा है कि बदरुद्दीन अजमल ने ओवैसी के साथ में जो असम में गठबंधन किया है उसको लेकर उनको नोटिस दिया गया है। ख़ास बात यहाँ ये है कि अजमल ओवैसी को यहाँ सांप्रदायिक पार्टी, ओवैसी की पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी बताया गया है। यहाँ पे मेन कंसर्न ये है कि आप ओवैसी की पॉलिटिक्स से, उनकी पॉलिसी से, उनकी स्ट्रेटेजी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कम्युनल कहना बहुत ही अफसोसनाक है, निराशाजनक है, चिंताजनक है। जमीयत उलमाए हिंद जो हिंदुस्तान की एक देवबंद आइडियोलॉजी की जमात मानी जाती है, देवबंदी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, उसके द्वारा एक राजनीतिक पार्टी पर इस तरीके से जो है इल्ज़ाम लगाना, आप उसको डायरेक्ट जो है इल्ज़ाम लगाना बहुत ही चिंताजनक है। ओवैसी साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में देखिए अकेले ओवैसी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी भी कर रही है, दूसरी रीजनल पार्टीज कर रही हैं जो टोटल कम्युनिटी बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करती हैं। जातिवादी पॉलिटिक्स भारत में सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। कौन ऐसी पार्टी है जो नहीं करती है? सांप्रदायिकता का लेवल आपको सिर्फ ओवैसी में ही क्यों नज़र आ रहा है? ये जमीयत उलमाए हिंद को ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या आधार हैं जिसकी बेस पर ओवैसी की पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कह रहे हैं। एक खास फिरका परस्त सियासी संगठन, एक खास फिरका परस्त सियासी गठबंधन को लेकर उन्होंने क्या लिखा है खत में, समझिए। खत की शुरुआत होती है इस बात से कि जमीयत ने अपने उसूल यानी सिद्धांत आज़ादी के वक्त से तय किए हैं और वही आज भी कायम है। इसमें 1951 के एक अहम ऐलान का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया था कि जमीयत का मकसद मुल्क में अमन, भाईचारा और साझा विरासत को बचाना है। सबसे बड़ा आरोप क्या है? खत में कहा गया है कुछ लोग मुस्लिम समाज के नाम पर ऐसी सियासत कर रहे हैं जो सिर्फ एक फिरके यानी समुदाय को साथ लेकर चलती है। ये तरीका देश की एकता और भाईचारा के खिलाफ है। सिर्फ मुसलमानों के नाम पर सियासी पार्टी बनाना जमीयत के उसूलों के खिलाफ है। 24 सवाल क्या हैं समझिए। खत में सीधे सीधे 24 सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल उस सियासत पर हैं जो धर्म के नाम पर वोट मांगती है, जो समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटती है, जो मुस्लिम पहचान को ही राजनीति का आधार बनाती है। जमीयत ने पूछा क्या ये तरीका सही है? क्या इसमें मुसलमानों को फ़ायदा होगा या नुकसान? क्या इस देश में ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन नहीं बढ़ेगा? जमीयत का साफ संदेश खत में साफ कहा गया है, हम ऐसी किसी सियासत का समर्थन नहीं कर सकते जो मुल्क को बांटने वाली हो। हमारा मकसद सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अमन और इंसाफ है। सियासत अगर उसूलों के खिलाफ जाएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं उनको बहुत तारीफ करता हूं। अभी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर भी जिस तरह की लाइन ली है तो एक नेशनलिस्टिक अप्रोच है। इससे पहले पाकिस्तान में जाकर उन्होंने इस तरह की लाइन ली है। करता हूँ, अच्छा, बहुत पुरानी बात है। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था, वहाँ उनका एक किसी स्टूडियो में उनका इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने बहुत ज़ोरों से वही बात कही जो मैंने कही थी। थोड़ा डिफरेंट था स्टाइल, उनका स्टाइल डिफरेंट है, वो पढ़े लिखे काबिल रियल बात है। मैं इसमें कुछ यानी तंज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रियल बात है। तो बहुत काबिल आदमी हैं और पावरफुल भी हैं। तो उन्होंने वो बात, अब डिफरेंस को शो करना विरोध नहीं होता। यस, ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी समझनी चाहिए, सरकार में बैठे हुए लोगों को भी, अपोजिशन में बैठे हुए लोगों को भी, सबको समझनी चाहिए
कि अगर हम या कोई भी कुछ विरोध कुछ ऑब्जेक्ट कर रहा है, कुछ एतराज कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारा विरोधी है। तो मैं ओवैसी साहब का विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनकी बहुत सारी पॉलिसियों से मैं डिसएग्री करता हूं, और उन्हें भी यह हक रहना चाहिए कि वो मेरी किसी बात से डिसएग्री करें और प्यार के साथ, सम्मान के साथ डिसएग्रीमेंट को शो कर दें। मन भेद ना हो, मतभेद रखना तो एक जीवित सोसाइटी के लिए उसके जीवित होने का प्रमाण होता है। अगर आप मेरी किसी बात से यहां बैठकर भी डिसएग्री नहीं कर सकते तो आप जीवित नहीं हैं, अपनी आत्मा के साथ नहीं बैठे हैं। अब मैं नहीं कर सकता तो मेरी आत्मा कहां गई? सो डिसएग्रीमेंट प्रॉपरली शो किया। हाँ, सम्मान, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब हैं आसाम के, बड़े आदमी हैं, गार्जियन हैं स्टेट के, लेकिन शब्दों का प्रयोग कैसा करते हैं? तो मैं आपसे, आपके माध्यम से उनको पहचाना चाहता हूं, भाई शब्दों को तो प्रयोग ठीक से करें। हाँ, डिसएग्रीमेंट है मेरा उनका, और जरूरी नहीं कि रहे, खत्म भी हो सकता है, खत्म हो सकता है। भाई जैसे हम आरएसएस के बारे में आपने सवाल किया तो मैंने कहा खत्म हो सकता है ना, कम हो सकता है। लेकिन अब समझिए इससे विवाद क्या हो गया, इससे दो मियाँ भाई आमने सामने कैसे आ गए, समझिए कि ये विवाद है क्या। मैं सबसे पहले आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज अहमदाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में शिरकत की। शेनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात के सदर साबिर भाई साहब, शकील समा साहब, मजलिस के साबिक़ा अरकान बल्दिया, अहमदाबाद के सदर और मेरे तमाम मजलिस के रुफ़ा, मुंबई से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा MLA व नेशनल स्पोक्स पर्सन जनाब वारिस पठान साहब। अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि इस जलसे को इसलिए मुनक़्क़द किया गया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में होने वाले लोकल बॉडी या बल्दिया और नगर पंचायत के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली है, और आप तमाम को ये इत्तला दी जाती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ इस लोकल बॉडी के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अब तक 540 वार्ड पर लड़ने का फैसला हुआ है। एक 2-3 दिन में इंशाअल्लाह ताला कतई तौर पर उसका फैसला हो जाएगा। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि 26 अप्रैल के दिन जो वोटिंग का दिन है, इसमें आप अपने हक़ राय दही को इस्तेमाल करिए, अपनी पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करिए, और याद रखिए इस बात को कि जब तक आप इस तरह के लोकल बॉडी बल्दिया के इलेक्शन में, म्युनिसिपल इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों को कामयाब नहीं करेंगे, ज़मीनी सतह से आपकी लीडरशिप नहीं उभरेगी। यहीं से असली बवाल शुरू होता है, क्योंकि ये ख़त ऐसे समय आया, समझिएगा हर चीज़ राजनीति में वक्त का बहुत मायने होता है। ये ख़त ऐसे समय में आया जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम और असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति तेज़ी से बढ़ रही है, और असदुद्दीन ओवैसी उस वक्त असम में ही थे, उनको बुलाया गया था वहाँ पे प्रचार के लिए, और तभी ये ख़त असम पहुँचता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में होने वाले लोकल बॉडी या बल्दिया और नगर पंचायत के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली है, और आप तमाम को ये इत्तला दी जाती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ इस लोकल बॉडी के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अब तक 540 वार्ड पर लड़ने का फैसला हुआ है। एक 2-3 दिन में इंशाअल्लाह ताला
कतई तौर पर उसका फैसला हो जाएगा। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि 26 अप्रैल के दिन जो वोटिंग का दिन है, इसमें आप अपने हक़ रायदही को इस्तेमाल करिए, अपनी पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करिए और याद रखिए इस बात को कि जब तक आप इस तरह के लोकल बॉडी बल्दिया के इलेक्शन में, म्युनिसिपल इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों को कामयाब नहीं करेंगे, जमीनी सतह से आपकी लीडरशिप नहीं उभरेगी। इस बात को आप अपने दिलो दिमाग में लिख लीजिए, याद रख लीजिए कि भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत ये है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उसी से इंसाफ किया जाएगा। जिस समाज और समुदाय के पास नेता नहीं होगा उन पर जुल्म होता रहेगा, उनके दस्तूरी हुकूक को छीन लिया जाएगा और उनको दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाएगा। मुसलमान इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत जरूर है, मगर हमारी बदकिस्मती ये रही कि हमने अपने आप को सिर्फ एक वोटर बनाकर रख दिया, बल्कि हमको ये चाहिए था कि हम अपने आप को सिटीजन विद राइट्स बनाते, मगर हमने इन मक्कार सियासी पार्टियों के दिल फरेब झूठी बातों का शिकार होकर पिछले 60-65 साल से जो हमसे वादे किए गए थे कि आपकी जान माल, आपकी इबादतगाह की हिफाजत की जाएगी, इन तमाम बातों पर हमने भरोसा किया और सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में खड़े होकर ये कहती है कि वोटर मत बनो, सिटीजन विद राइट्स बनो, ऐसे शहरी बनो जिसको तमाम हुकूक मिले। अगर आप सिर्फ वोट डालकर खुश हो जाएंगे कि मैंने वोट डाल दिया, तो याद रखिए न आपसे इंसाफ होगा, न आपकी बस्ती, न आपके इलाके में कोई विकास का काम होगा, न आपकी इबादतगाह की हिफाजत होगी, न आपकी शरीयत की हिफाजत होगी। और फिर बुलडोजरों को लाकर हमारी बस्तियों को जो आज उजाड़ा जा रहा है, उसकी एक वजह यह भी है, जहां पर हुकूमत का जुल्म भी है, तो उसकी अहम वजह यह भी है कि हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। अगर हम सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो फिर याद रखिए और मुश्किलात का सामना और तकालीफ का सामना हमको करना पड़ेगा। इस आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में मेरी आपसे गुजारिश है कि वोटर मत बनिए, एक शहरी बनिए जिसको तमाम हुकूक हासिल होते हैं। अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए, खौफ की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर करिए। डर कर नहीं, बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और ये मत समझिए कि आप कमजोर हैं, बल्कि इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि आपसे ताकतवर कोई इस दुनिया में नहीं है, न कभी कोई आएगा। आप अपनी ताकत को इस्तेमाल करिए, जमहूरी तरीके से उसको इस्तेमाल करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने हाथ में कानून को ले लें। मैं आपसे दरख्वास्त करते रहता हूं कि कानून के दायरे में रहकर आप बेबाकी से मुकाबला करिए, क्योंकि भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने हक के लिए लड़ें, अपने मान सम्मान के लिए लड़ें, अपने हिस्सेदारी को हासिल करें। और याद रखिए, भीख मांगने से कोई भीख नहीं देता। अगर हम खड़े होकर लड़ना शुरू कर देंगे सियासत में, तो जो हक नहीं देगा, अल्लाह हमको इतनी ताकत देगा कि हम उन जालिमों से अपना हक छीनकर अपना जायज मुकाम को हासिल कर सकते हैं। समर्थकों ने कहा यह मुस्लिम नेतृत्व कमजोर करने की साजिश है, जबकि विरोधियों ने कहा
जमीयत सिर्फ अपने उसूलों की बात कर रही है। तो सवाल अब वही है, क्या मुस्लिम समाज को अपनी अलग सियासी आवाज़ चाहिए या फिर साझा राजनीति ही उसका रास्ता है? कि उनका एक दोहरा चेहरा है। पिछले साल 5 लाख बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट ने हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। उसमें करीब 3 लाख मुसलमान बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट थे, उस पर बात ही नहीं हो रही है। 3 लाख अगर मुसलमानों के बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट कैंसिल हो गए तो बात ही नहीं होती है उस पर। अब आप उर्दू में जारी कर रहे हैं। अब बताइए 29% आबादी है मुसलमानों की, वहाँ सिर्फ 7% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है। सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट मुसलमानों का है। बच्चियों का लो लिटरेसी रेट है। अगर आप मालदा मुर्शिदाबाद चले जाएंगे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ के मुसलमानों में बनिस्बत दूसरे इलाकों के। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये 24 सवाल जवाब मांग रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक और सियासी लड़ाई की शुरुआत है? मुख्यमंत्री रहकर 2 रुपये ना दो, तुम्हारा दिल इतना छोटा हो गया कि तुम 2 रुपये के लिए गरीब को मोहताज कर रहे हो। अरे हमको बोल देते, हम चंदा करके देते अजमल साहब। 2 रुपये के लिए इतना आप में नफरत है मियाँ लोगों के ताल्लुक से। आप तो मुख्यमंत्री है, संविधान के ऊपर आपने ओथ लिया है, जमीन तंग कर देंगे, हड्डी तोड़ देंगे। अरे आप एक चीफ मिनिस्टर हैं, इस तरह बात करते हैं कोई? मुस्लिम राजनीति का इतिहास को समझिए, वोट बैंक बनाम नेतृत्व। आज़ादी के बाद से ही मुसलमानों की सियासी दिशा ज़्यादातर इंडिया नेशनल कांग्रेस, फिर धीरे धीरे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ जुड़ी रही। इन पार्टियों ने खुद को सेक्युलर बताया, मुस्लिम वोट हासिल किए, लेकिन सवाल ये उठता रहा, क्या इन पार्टियों ने मुस्लिम समाज को सिर्फ वोटर बनाकर रखा या लीडर भी बनाया? सच्चाई यह है कि मुस्लिम चेहरों को अक्सर प्रतिनिधित्व तो बनाया गया, लेकिन निर्णायक नेता बहुत कम बन पाए। হায়দ্রাবাদ থেকে এলো কোকিল, বিজেপির কোকিল এবং কিছু কমিউনাল লোক। বিজেপি যেমন কমিউনাল, আমাদের দেশে আরো কিছু কমিউনাল আছে যারা ভোটার সময় হায়দ্রাবাদ থেকে গিয়ে বিহারে ভোট ভাগাভাগি করে বিজেপিকে জিতিয়েছিল। মালদায় কিন্তু তাই করছে। এটা আপনাকে নজর রাখতে হবে। আমরা হাতে নাতে ধরেছি আজকে। ओवैसी का उभार, उम्मीद या विवाद, ये एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय बहस हो रही है। पिछले कुछ सालों में एक नाम तेजी से उभरा है, असद उद्दीन ओवैसी। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम ने खुलकर मुस्लिम मुद्दों को उठाया है। जी हाँ, संसद से लेकर सड़कों तक आवाज़ बुलंद की है। लेकिन यहीं से एक नई बहस भी शुरू हुई है। क्या मुस्लिम पहचान ही राजनीति देश को मजबूत करती है या फिर समाज को और बांटती है? वो खत जिसने बहस को भड़का दिया, समझिए। हाल ही में महमूद मदनी की अगुवाई वाली संस्था जमाते उलेमाए हिंद की तरफ से ये बयान आया जिसमें AIMIM को सांप्रदायिक बताया गया। जी हाँ, बस यहीं से विवाद शुरू हुआ। कुछ लोगों ने कहा ये मुस्लिम लीडरशिप को दबाने की कोशिश है, तो कुछ ने जवाब दिया धर्म के नाम पर राजनीति हमेशा खतरनाक होती है। 2 धड़े 2 सोच। इस पूरे विवाद में मुस्लिम समाज के भीतर ही 2 स्पष्ट धड़े खड़े हो चुके हैं। ओवैसी समर्थक की सोच समझिए, हर समुदाय को अपनी राजनीति आवाज़ यानी राजनीतिक आवाज़ का हक है। जब जाति और धर्म आधारित पार्टियां स्वीकार हैं तो मुस्लिम पार्टी पर सवाल क्यों? मुस्लिम समाज को सियासी यतीम क्यों रखा जाए? जमीयत और आलोचक क्या कह रहे हैं ये भी समझिए। धर्म आधारित राजनीति से ध्रुवीकरण बढ़ता है। देश की मिल्लत यानी एकता को खतरा होता है। मुस्लिम हितों की रक्षा व्यापक गठबंधन से ही संभव है। अंदरूनी टकराव सबसे बड़ी कमजोरी। जी हाँ, सवाल सिर्फ बाहर का नहीं है, अंदर का भी है। उदाहरण के तौर पर बदरुद्दीन अजमल और अलग अलग मुस्लिम संगठनों के बीच बयानबाजी, या फिर दोबंदी, अहले हदीस, बरेलवी जैसे धार्मिक मतभेद। क्या ये अंदरूनी विभाजन ही मुस्लिम नेतृत्व को कमज़ोर करता है? अब सबसे बड़ा सवाल जो एक युवा पूछ रहा है, एक मुसलमान युवा
ज़्यादातर पूछ रहा है, नेता क्यों नहीं बन पाया हमारी कौम से। अब इस पूरी कहानी से जो तस्वीर निकलती है वो साफ है। कारण कई हैं। सेकुलर पार्टियों पर निर्भरता, स्वतंत्रता, नेतृत्व का अभाव, अंदरूनी धार्मिक और राजनीतिक विभाजन और हर नई आवाज़ पर सांप्रदायिक कम्युनल का ठप्पा। नतीजा क्या हुआ? मुस्लिम समाज आज भी एक सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता से दूर है। 30% मुसलमान है। ममता बनर्जी कोई क्रांतिकारी और जादूगर नहीं है। मुसलमान की पीठ पर खड़े होकर इस देश में सेकुलरिज्म और लोकतंत्र खड़ा हो रहा है, इसका कोई मतलब है? उसके बाद मैं बता रहा हूं, आसाम, त्रिपुरा सब जगह तो गई थी, गोवा भी लड़ने गई थी, क्या वोट मिला था उनको? एक इस सवाल का क्या मतलब है? वहां 30% मुसलमान की पीठ पे वो क्रांतिकारी बनी हुई है। जी हाँ, ये हकीकत है। 70 साल से ज़्यादा आज़ादी के हो गए हैं, लेकिन आज भी मुसलमान का कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है। राष्ट्रीय नेता मतलब वो नेता जिसके कहने पर मुसलमान एक तरफ हो जाएं, ऐसा कोई भी नेता अभी तक हिंदुस्तान में नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक ख़त की नहीं, ये कहानी उस सियासी सफ़र की है जहाँ एक पूरी कौम अपनी आवाज़ ढूंढ रही है। सवाल आज भी वही है, क्या मुसलमान को अपना नेता खुद खड़ा करना होगा या फिर राजनीति का ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि लोकतंत्र में आवाज़ होना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उस आवाज़ का प्रतिनिधित्व होना, यानी कि उस आवाज़ को फॉलो करने वाला कोई ऐसा आदमी जिसके फॉलोवर्स हों और उसको जो लीडरशिप बने। आपकी राय क्या है? क्या भारत में मुस्लिम नेतृत्व की ज़रूरत है या मौजूदा राजनीति ही काफ़ी है? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। लेकिन आमने सामने दो मियाँ भाई आ गए हैं। नमस्कार।